नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव हम लोग अमित किशोर के बुक से जो लगा रहे हैं 7500 जो वॉल्यूम 1 है उसका यूनिट जो 1 है उसका आज फाइनल हो जाएगा। ठीक है, 370 प्रश्न था टोटल, तो आज के वीडियो में हम लोग 370 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वहीं मिलेगा। ठीक है, और कैसा लग रहा है, आप लोग को फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आज यूनिट 1 को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग 305 तक देख लिए थे प्रश्न। ठीक है, तो आज हम लोग 306 से प्रश्न शुरू करेंगे। तो 306 का प्रश्न है कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत और पहला पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत कहाँ हुआ था? बड़ौदा में, भारत के बड़ौदा में। तो वही पूछ रहा है कि पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है 1915 और 1911, 1914, 1919। तो क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा 1911। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालयों के विकास पर रंगनाथन समिति की रिपोर्ट 1959 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो किसके द्वारा? तो यूजीसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी गतिविधि पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन है मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस, बुक फेयर, एक्सीबिशन और लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो कौन सा हो जाएगा? लाइब्रेरी बिल्डिंग जो है वो गतिविधि पुस्तकालय विस्तार सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी समिति 1964 के अनुसार, ठीक है, शिक्षा आयोग कोठारी समिति कब आया था? 1964 में आया था। रिपोर्ट कब पेश किया था? 1966 में। तो इसके अनुसार विश्वविद्यालय के बजट का प्रतिशत उसके पुस्तकालय व्यय मतलब खर्च के लिए कितना होना चाहिए? तो 6.5% से लेकर 10% के बीच में होना चाहिए मिनिमम, लेकिन 6.5% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इफ्ला का मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? द हेग में। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में। ठीक है, इफ्ला का कब हुआ था स्थापना? तो 1927 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है किस समिति या आयोग ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों का स्थिर भंडार कहा है? क्या कहा है? पुस्तकालयों को पुस्तकों का स्थिर भंडार कहा है। तो एडवाइजरी कमेटी, जिसको सिन्हा कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा पुस्तकें प्राप्त होती है? तो हो जाएगा डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। ठीक है, इसी के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में है उसको पुस्तकें उपलब्ध होती है या प्राप्त होती है। ठीक है, डीबी एक्ट 1954 के अनुसार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? टू इनकरेज रीडिंग हैबिट्स, मतलब विद्यालय स्कूल लाइब्रेरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करे, इनकरेज करे। ठीक है, अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट की स्थापना के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया था? यूनिसिस्ट की स्थापना के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए ICSU। ठीक है, अगला प्रश्न है कर्मचारियों के बीच शैक्षिक और मनोरंजक पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक पुस्तकालयों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए USA। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने देश में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहल की है। भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने देश में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहल की है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नेपलिस। नेपलिस जो है वो क्या किया है? पुस्तकालयों के विकास के लिए पहल किया है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय के रखरखाव एवं विकास के लिए प्रोफेसर KN राज समिति ने कितनी राशि की सिफारिश की थी? तो हो जाएगा ऑप्शन 20%। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता से पहले पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था कहाँ? तो कोल्हापुर में। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद तमिलनाडु
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में। कोल्हापुर में कब हुआ था? 1945 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया गया था कहाँ? तो तमिलनाडु में। ठीक है, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्माण कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय का है? निर्माण कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय का है तो नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्या है? नेशनल बिब्लियोग्राफी कार्य किसका है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से किसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है इसका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, यूके पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, बुक्स इन प्रिंट, INV। तो क्या हो जाएगा? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से किसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है? तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है तो किस प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INV का प्रकाशन कौन करता है? केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। कहाँ है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय? कोलकाता में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को जानने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजर स्टडीज। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय सामग्री और सेवाओं से परिचित कराना कहलाता है यूजर ओरिएंटेशन। ठीक है, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय सामग्री और सेवाओं से परिचित कराना कहलाता है यूजर ओरिएंटेशन। अगला प्रश्न है, किसको एक प्रक्रिया या कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से सूचना के संभावित उपयोगकर्ताओं को सूचना के मूल्य के बारे में जागरूक किया जाता है और सूचना संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? यूजर एजुकेशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने 1975 में किस संस्थान में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन यूजर स्टडीज CRUS की स्थापना की है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। अगला प्रश्न है, कैलिबनेट और डेलनेट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? कैलिबनेट और डेलनेट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो निसाट, ऑप्शन सी हो जाएगा, निसाट के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एवं सूचना पेशेवर की समाज में अच्छी छवि बनाना कहलाता है क्या? प्रोफेशनल एथिक्स। पुस्तकालय एवं सूचना पेशेवर की समाज में अच्छी छवि बनाना कहलाता है प्रोफेशनल एथिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, NIT कालीकट ने पुस्तकालयों का एक डेटाबेस किस नाम से विकसित किया है? तो नालंदा। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, NIT कालीकट ने पुस्तकालयों का एक डेटाबेस किस नाम से विकसित किया है? तो नालंदा के नाम से विकसित किया है। किसने किया है? तो NIT कालीकट ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने रचनात्मक व्यावसायिक उपलब्धि के लिए किसके नाम पर एक पुरस्कार स्थापित किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलविल डेवी के नाम पे। अगला प्रश्न है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो हो जाएगा सेज पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, UGC किस प्रकार के पुस्तकालयों को प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो यूनिवर्सिटी के लिए। UGC किस लाइब्रेरी को देता है वित्तीय सहायता? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। अगला प्रश्न है, RRRLF किस प्रकार के पुस्तकालयों को प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। ठीक है। कब स्थापना हुआ RRRLF का? 1972 में। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय किस शिक्षा का समर्थन करता है? नॉन फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल शिक्षा हो गया, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वो हो गया फॉर्मल, और नॉन फॉर्मल हो गया पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, जो कोई भी जाके पढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, सूचना और ज्ञान को किस समाज का प्रमुख संसाधन माना जाता है? सूचना और ज्ञान को किस समाज का प्रमुख संसाधन माना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन का। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम पुस्तकालय के डैश पर निहित है? किस पे निहित है? लोकेशन पे, बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे। ठीक है, पहला नियम इसी पे जोर देता है कि पुस्तकालय का लोकेशन
कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये पहला नियम कहता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र के कार्यान्वयन से संबंधित है। पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र के कार्यान्वयन से संबंधित है कौन सा? ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस सिस्टम तीसरा नियम जोड़ देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मर्केंटाइल लाइब्रेरीज से जुड़ा हुआ था? मर्केंटाइल लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनिमार्क ग्रंथ सूची प्रारूप इफ्ला द्वारा कब प्रस्तावित किया गया था? तो 1977 में, ऑप्शन डी। यूनिमार्क ग्रंथ सूची प्रारूप इफ्ला द्वारा कब प्रस्तावित किया गया था? 1977 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। क्या है? तमिलनाडु का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सभी पुस्तकालय समितियों में एक महिला और एक SC/ST सदस्यों को आरक्षण प्रदान करता है? तो हो जाएगा केरला, ऑप्शन सी केरला। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षा का समर्थन करता है? शैक्षणिक हो गया फॉर्मल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है ये सब है शैक्षणिक, फॉर्मल शिक्षा का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके ने किनके नाम पर उत्कृष्ट संदर्भ कार्य के लिए एक पुरस्कार स्थापित किया है? तो MC कॉल्विन, ठीक है, MC कॉल्विन के नाम। अगला प्रश्न है, FID ने वर्गीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसके नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हो जाएगा मेलविल डेवी, JH सेरा, SR रंगनाथन, मार्गरेट मान। हो जाएगा SR रंगनाथन, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैटालॉगिंग और वर्गीकरण में उपलब्धि के लिए ALA ने किसके सम्मान में एक पुरस्कार स्थापित किया है? तो मार्गरेट मान, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताबों और पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए क्लियरेंस डे अवार्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? क्लियरेंस डे अवार्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ALA के द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए उत्कृष्ट पुस्तक के लिए कार्नेगी मेडल किसके द्वारा स्थापित किया गया है? LA स्लिप के द्वारा। बच्चों के लिए उत्कृष्ट पुस्तक के लिए कार्नेगी मेडल LA स्लिप के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, इफ्ला ने 1977 में इफ्ला ने 1977 में नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य ग्रंथ सूची रिकॉर्ड प्रारूप विकसित किया था? यूनिमार्क। अगला प्रश्न है, इफ्ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुबई में। इफ्ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुबई में। इफ्ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन 2022 87वां इफ्ला सामान्य सम्मेलन और असेंबली कहाँ आयोजित किया गया? डबलिन, आयरलैंड में। अगला प्रश्न है, इफ्ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 88वां इफ्ला सामान्य सम्मेलन और असेंबली अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? रोदरलैंड्स। अगला प्रश्न है, 85वें इफ्ला WLIC 2019 का विषय थीम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइब्रेरीज ए डायलॉग फॉर चेंज। इफ्ला WLIC 2019 का विषय था, ठीक है। अगला प्रश्न 87वें इफ्ला आम सम्मेलन और सभा 2022 का विषय क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्पायर, इंगेज, इनेबल और कनेक्ट। अगला प्रश्न है, 88वां इफ्ला WLIC 2023 का थीम क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स लाइब्रेरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पुस्तकालय के संग्रह में डिजिटल के साथ साथ प्रलेखीय स्रोत भी शामिल हो तो इसे कौन सा लाइब्रेरी कहा जाता है? तो हो जाएगा हाइब्रिड लाइब्रेरी। किसी पुस्तकालय के संग्रह में डिजिटल के साथ साथ
प्रलेखीय स्रोत भी शामिल हो तो इसे हाइब्रिड लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1946 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के लिए पूर्णकालिक विभाग स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगला प्रश्न है मेडलर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेडलर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में। अगला प्रश्न है पीवी वर्गीज पुरस्कार ILA द्वारा किसके लिए प्रदान किया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन ए बेस्ट आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ ILA। अगला प्रश्न है इफ्ला और यूनेस्को ने क्या है विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन 87 में एक अद्यतन सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र लॉन्च किया था, कब? तो जुलाई 2022 में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के उनके अधिनियमन के वर्ष के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट और तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो इसको बोल रहा है कि सही क्रम में सजाने के लिए। ठीक है, कौन पहले आया था एक्ट बन के? ठीक है, कौन सा राज्य में? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी DBAC हो जाएगा। पहले आया था कर्नाटका में, ठीक है, और उसके बाद आया था गोवा में, ठीक है, अब फिर आया छत्तीसगढ़ में, अब फिर बाद में आया तेलंगाना, सबसे लास्ट में तेलंगाना में आया था। ठीक है, चलिए इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है उपयोगकर्ता शिक्षा में व्यवस्थित उपयोग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन डी हो जाएगा PV नैप। क्या उपयोगकर्ता शिक्षा में व्यवस्थित उपयोग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? PV नैप ने किया। अगला प्रश्न है अभिलेखागार आर्काइव्स शब्द निम्नलिखित में से किसके निकट है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हिस्टोरिकल मटेरियल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार सेवा का एक प्रकार नहीं है? तो ब्रांच लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी, बुक एक्सिबिशन और बुक रिव्यू, ये तीनों है, बुक रिव्यू नहीं है, विस्तार सेवा का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी रिकॉर्ड कहाँ स्थित है? लंदन में। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी रिकॉर्ड कहाँ स्थित है? लंदन में। गुड्स ऑफिस कमेटी GOC मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। गुड्स ऑफिस कमेटी GOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। ISBN नोडल कार्यालय कहाँ स्थित है? ISBN नोडल कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है यूनेस्को की सहायता से भारत में स्थापित आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, यूनेस्को की सहायता से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 10 मार्च कितना को हुआ था? तो 1939 को। 10 मार्च 1939 को हुआ था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना, और रिवाइज रूप से 1953 में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 370 प्रश्न यूनिट 1 में था, टोटल 370 प्रश्न। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव बुक में अमित किशोर के इस 75 ऑब्जेक्टिव बुक में यूनिट 1 में 370 प्रश्न था। तो हम लोग यूनिट 1 को पूरा फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उसका हम एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 7 वीडियो में अपलोड हुआ है यूनिट 1 में। तो आप लोग वहाँ जाके 7 वीडियो को देख लीजिए। इस तरह से आप लोग का क्या होगा कि यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग को रिवीजन भी करने का मन होगा तो सब है, 20 से 25 मिनट का वीडियो है, आराम से स्पीड करके आराम से इसको 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग यूनिट 2 भी कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का साथ अच्छा रहा, अगर आप लोग अच्छे से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम ज़रूर यूनिट 2 का भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।